नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में ज्ञान गुरु के। और मैं हूं डॉक्टर वेदांत। आप लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़, और उस इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ के जो पिछले हिस्से में हमने आपको राष्ट्रीय आय के बारे में बताना शुरू किया था, और राष्ट्रीय आय से संबंधित जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं वो लगभग कंप्लीट हो रही थी। अब उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और आपको ये स्पष्ट कर देंगे कि राष्ट्रीय आय का वास्तव में कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पहले के वीडियोस को देखिए, क्योंकि उसके साथ ही ये लेक्चर जुड़ा हुआ है। उसमें आपको हमने बताया था कि किस तरह से आय किन किन लोगों के योगदानों के आधार पर निकाली जाती है, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, कितना समय होता है, किस प्रकार के प्रोडक्ट और सेवाओं को शामिल किया जाता है, और अंतिम महत्वपूर्ण बात बताई थी आपको जीडीपी और जीएनपी के साथ फैक्टर कास्ट में, फैक्टर प्राइस में और मार्केट प्राइस में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम लोग खास तौर से 3 बातें ध्यान में रखेंगे। वो ये कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्यतः जो आय विधि है, 3 तरह की विधियां इसमें शामिल की जाती हैं: आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। ठीक है, ये 3 प्रकार की विधियां, 3 प्रकार की मेथोडोलॉजी थी। इसमें सामान्यतः जो व्यय विधि और उत्पादन विधि का प्रयोग भारत में किया जाता था, और इसी आधार पर जो राष्ट्रीय आय है वो सीएसओ निकालता था, है ना, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसके माध्यम से ये निकाला जाता था। अब यहां पर आपको ध्यान रखना कि उत्पादन विधि से ही को आजकल मॉडरेट करके, है ना, उसको जीवीए का रूप दिया गया है ना। जीवीए का मतलब हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ये क्यों किया गया? ये चीज, इसका जो निर्देश है वो सीएसओ ने जनवरी 2015 में किया। और ये उसने क्यों किया? उसने इसलिए इसको किया क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन ना सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ना, उसके अनुरूप उन्होंने 1993 से ही अपना रखा था। उसके अनुरूप जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको भी लेखांकित करने के लिए, इसको भी उसी प्रकार से अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए हमने जो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ इनकम है उसके अंतर्गत इस विधि को शामिल किया, है ना। इसकी खास बात यह होती है कि इसमें, बल्कि कह सकते हैं कि 2 खास बात होती है। एक खास बात तो यह होती है कि इसमें हर उत्पादन के हर स्तर पर जितना मूल्य वर्धित किया जाता है, जितना मूल्य उसमें अतिरिक्त बढ़ता है, सिर्फ उसको शामिल करते चलते हैं। जैसे आप जीएसटी या वैट के अंतर्गत टैक्स के संदर्भ में जानते होंगे, है ना, कि उसमें ऐसा नहीं होता कि जितनी कॉस्ट है, जितनी कीमत है सब पर लगा दिया जाए, बल्कि हर स्टेज पर जितनी कीमत बढ़ेगी सिर्फ उसी पर लगाया जाएगा। वैसे ही ये हर क्षेत्र से संबंधित जितना भी उत्पादन मूल्य बढ़ता है सिर्फ उसी को कैलकुलेट करता है। ठीक है, पहले सारी चीजें कैलकुलेट होती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और बड़ी है, वो ये कि पहले हम सारी अर्थव्यवस्था के जितने भी वस्तुएं और सेवाएं होती थी सबको एक साथ जोड़ लेते थे, उसमें सेक्टर वाइज अलग नहीं करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या समस्याएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या योगदान है ना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, या फिर परिवहन का क्या योगदान है, या उसमें भी केवल बिजली का क्या योगदान है, या उसमें केवल व्यापार का क्या योगदान है, केवल जो मत्स्यिकी है, फिशरीज है, उसका क्या योगदान है। अलग अलग क्षेत्रों को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे, जबकि जीवीए के माध्यम से अलग अलग चीजों को समझ पाते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि जीवीए वो ओवरऑल ना निकाल करके क्षेत्रवार, सेक्टोरल ना, सेक्टर वाइज निकाला जाता है। तो ये सेक्टोरल वैल्यू एडेड ना तरीका है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये ज्यादा पारदर्शी होता है। ठीक है, तो इस सेंस में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो व्यय विधि पहले से प्रचलन में थी, इसमें यह देखा जाता था कि जो भी हमारे लोग हैं, है ना, ये लोग वास्तव में कितना उपभोग करते हैं, है ना, उपभोग पर कितना व्यय करते हैं, इसी तरह से कितना वो विनियोग करते हैं, कितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, इनको आपस में जोड़ दिया जाता था सबको। ठीक है, तो जितना उपभोग करेंगे, जितना निवेश करेंगे, स्वाभाविक है कि हम अपनी आय का क्या करते हैं, अपनी आय को या तो उपभोग में लगाते हैं, कंजम्पशन में लगाते हैं, कंज्यूम करते हैं, या फिर उसको हम सेविंग के रूप में रखते हैं, और सेविंग का अल्टीमेटली कहीं ना कहीं निवेश होता है, विनिवेश होता है, उसका एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोग होता है। तो इस प्रकार से कंजम्पशन को, है ना, फिर निवेश को, इनको जोड़ दिया जाता था। और इसी तरह से जो भी सरकारी खर्चे हैं इनमें इनको जोड़ दिया जाता था, क्योंकि सरकारी जो व्यय है इसको इसमें जोड़ दिया जाता था। और जितना भी हमारे पास जो निर्यात आयात है ना,
इस निर्यात आयात का जो अंतर है इसको जोड़ दिया जाता था, इन सबको जोड़ करके निकाल लिया जाता था राष्ट्रीय आय। ये व्यय विधि हुआ करती थी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो व्यय विधि है ना, इसकी भी बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ बात करेंगे जीवीए की। ये कोई अपने आप में एक नई मेथोडोलॉजी नहीं है, बल्कि जितनी भी मेथोडोलॉजी पहले से थी, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3 ही थी, है ना। तो यहां पर सवाल किस तरह से आप लगाएंगे, अगर ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसको कितनी विधियों से किया जा सकता है, तो यहां पर ये तीनों सही हैं, ठीक है। जब ये कहा जाए कि भारत में इसमें से कौन सी विधि लागू की जाती है या प्रयोग की जाती है, तो आप सवाल का जवाब देंगे उत्पादन विधि का। और अंतिम रूप से जब सवाल किया जाता है आपसे कि वास्तव में जीवीए क्या है, या फिर जो जीवीए की प्रक्रिया क्या है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि जितनी भी विधियां पहले से प्रचलन में रही हैं, वस्तुतः उन्हीं को ये एक प्रकार से मूल्यवर्धित आधार पर आकलन करने का तरीका है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते होंगे कि वैट कोई नया टैक्स नहीं है ना, जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि जो भी पहले टैक्सेस थे उन्हीं को एक नए सिस्टम में ढाला गया है। तो जो भी विधियां थी उन्हीं को एक नए सिस्टम में देने का जो तरीका है, उसी तरीके को जीवीए कहा जाता है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है। तो अब हम लोग राष्ट्रीय आय को सिर्फ एक लाइन में कह सकते हैं, वो ये कि अगर हम सभी क्षेत्र के, है ना, जितने भी क्षेत्र हैं हमारे पास, वो अभी हम आपको थोड़ी देर में क्लियर कर देते हैं कितने क्षेत्र हैं। तो जो सभी क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, इन सभी क्षेत्रों का जो जीवीए है ना, इसका जो योग है ना, इसी के माध्यम से हम जीडीपी निकाल लेते हैं ना। ये तरीका सबसे सरल है। तो सभी क्षेत्रों का जो जीवीए है उसका योगफल। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जीवीए कैसे निकालते हैं। बहुत सरल है। जीवीए निकालने का तरीका यह होता है कि जितना भी किसी भी क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ है ना, उसका जो उत्पादन मूल्य है ना, उसका जो वास्तव में उत्पादन का जितना भी फाइनल कीमत आ रही है, उस उत्पादन मूल्य से जो उसमें एज सच लागत लगी है ना, इस लागत मूल्य को अगर घटा दें ना, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको जीवीए मिल जाता है, ठीक है ना। इसको हम और सरल शब्दों में कह दें तो क्या है, जीवीए बराबर, है ना, आउटपुट माइनस इनपुट, है ना। आउटपुट और इनपुट का अंतर क्या हो गया, जीवीए। अब हम अलग अलग क्षेत्रों का जीवीए निकाल लिया और सभी जीवीए को आपस में जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, हमारे पूरे देश का जीवीए, है ना। और यही पूरे देश का जीवीए क्या बन जाएगा, आपका जीडीपी। क्लियर। अब इसकी अंतिम महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो आपने ये जीवीए निकाला है ना, इस जीवीए से जो जीडीपी निकली, अगर स्थिर मूल्य पर, है ना, जो ये जीवीए के आधार पर जीडीपी निकाली गई है, यही राष्ट्रीय आय है। पहले राष्ट्रीय आय इस तरह से नहीं होती थी, बल्कि राष्ट्रीय आय को हमेशा क्या करते थे, हम साधारण लागत पर निकालते थे, है ना, जो फैक्ट्री प्राइस है उस पर निकालते थे, है ना। लेकिन अब साफ साफ कह दिया गया कि जो जीवीए एट द कांस्टेंट प्राइस, है ना, कांस्टेंट प्राइस ऑफ जीडीपी, बस यही राष्ट्रीय आय है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जीडीपी कहां निकाला हमने, कांस्टेंट प्राइस पर, ना, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था ना, बेस ईयर पर ना। आजकल सीएसओ का बेस ईयर क्या, 2010-11, उसके आधार पर जो जीडीपी का जो जीवीए आया है वही जीडीपी है, और उसी के आधार पर हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, ठीक है। अगर हम इस प्रकार की जीडीपी को चालू कीमतों पर निकालें, ठीक है ना, तो ऐसी जीडीपी को क्या कहा जाएगा, नॉमिनल इनकम, है ना। ये हो गई आपकी नॉमिनल इनकम, ठीक है। जबकि ये जो स्थिति रहेगी, ये नॉमिनल इनकम नहीं, बल्कि ये क्या है, रियल इनकम, ठीक है ना, ये रियल इनकम है। तो सीएसओ हमेशा रियल इनकम निकालता है, और जो वित्त मंत्रालय है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये नॉमिनल इनकम निकालता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको काम करती है, और इस पर काम करता है सीएसओ, ठीक है ना। तो रियल इनकम और नॉमिनल इनकम का भी अंतर है। जो रियल इनकम होती है, इसमें मुद्रास्फीति का
यानी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जो कीमतें बढ़ी हैं, उनका समायोजन कर लिया जाता है, उनको एडजस्ट कर लिया जाता है। और जब हम इस प्रकार की महंगाई को या बढ़ी हुई कीमतों को एडजस्ट नहीं करते तो वो वास्तव में क्या होती हैं, वो बिना एडजस्टमेंट के वो बन जाती हैं आपकी नॉमिनल इनकम। ठीक है ना। अब हम लोग आगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चलते हैं, और वो मुद्दा ये है कि आखिर जीवीए के लिए सीएसओ ने जो कहा गया सभी क्षेत्रों से, तो कितने क्षेत्र बांटे उसने। तो यहां पर ध्यान रखना है कि परंपरागत जो इकोनॉमी का तरीका है उसमें हम लोग 3 क्षेत्र लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है। लेकिन सीएसओ ने जीवीए निकालने के लिए वर्तमान स्थिति में 6 क्षेत्र लिए हैं, 6 सेक्टर लिए हैं। ठीक है ना। और इन 6 सेक्टर्स को उन्होंने 14 जो उपक्षेत्र हैं, सब सेक्टर्स हैं, इनमें विभाजित किया है। तो 6 सेक्टर लिए गए। अब अगर देखें कि इसमें प्राइमरी सेक्टर में क्या है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें आपके पास ना वन, कृषि ना, जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है ना, जो माइनिंग है, खनन है ना, एंड क्वेरिंग, ये चीज इसमें आती है। तो ये वन, कृषि, खान, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है ना। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, जो दूसरा सेक्टर उन्होंने रखा है, द्वितीय क्षेत्र रखा है, इसमें उन्होंने रखा है कंस्ट्रक्शन को ना, निर्माण को ना, मैन्युफैक्चरिंग को, विनिर्माण को ना, एनर्जी को, जलापूर्ति को, ये सब चीजें इन्होंने रखी हैं दूसरे क्षेत्र में। जो इनका तीसरा क्षेत्र है उसमें परिवहन, संचार और व्यापार को रखा गया है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड को रखा गया है। जो चौथा सेक्टर है उसमें फाइनेंस और रियल एस्टेट, वित्त और जो वास्तविक संपदा है, रियल एस्टेट है, उसको इन्होंने अपने चौथे सेक्टर में शामिल किया है। इसी तरह से जो इनका 5वां सेक्टर है सीएसओ का 5वां सेक्टर, इसमें इन्होंने जो प्रशासन है और जो सुरक्षा है इसको इन्होंने शामिल किया है। और छठा सेक्टर जो है विदेशी क्षेत्र है। तो इस तरह से सारे सेक्टर किए गए हैं। हम आपको इसको थोड़ा सा लिख देते हैं जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें ना। तो जो तीसरा सेक्टर है इसमें परिवहन, संचार और व्यापार रखा गया है। ठीक है। जो चौथा सेक्टर है इसमें फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, वित्त और रियल एस्टेट। ठीक है। जो 5वां सेक्टर है इसमें प्रशासन और सुरक्षा है ना। और जो छठा सेक्टर है इसमें विदेशी क्षेत्र, जो फॉरेन सेक्टर है, ये शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये इस तरह से 6 सेक्टर में सीएसओ बांटता है। इसी को कहा जाता है कि इनमें जो इतना भी उत्पादन हुआ है ना, इस उत्पादन को जो इनका जो बेसिक मूल्य है उस बेसिक मूल्य के आधार पर जीवीए निकालते हैं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जीवीए किस पर निकाला जाएगा, बेसिक मूल्य पर निकाला जाएगा, जो बेसिक प्राइस है इस पर निकाला जाएगा। और बेसिक प्राइस पर निकालने के बाद कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी, राष्ट्रीय आय बन जाती है। होती तो चालू कीमत पर भी है लेकिन वो नॉमिनल इनकम कहलाती है ना। जो कांस्टेंट प्राइस होता है इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन चूंकि नहीं रहता तो उसी को माना जाता है। तो ये आपका राष्ट्रीय बन गया। अब यहां पर 2-4 बातें और ध्यान रखनी है ना। एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है कि ये सारे जो हमने परिवर्तन आपको बताए है ना, कि कैसे आखिर पहले जो राष्ट्रीय आय है ना, वो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता था है ना, फैक्टर कॉस्ट पर है ना, वो वास्तव में इसी को राष्ट्रीय आय बोलते थे। ये बदल गया है ना। अब क्या हो गया है, अब हो गया आपका जितना भी जीवीए है ना, जीवीए से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा करके और इनडायरेक्ट जोड़ करके और इसमें से सब्सिडी घटा देते हैं तो ये आपकी राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है। तो ये नया जो फार्मूला है ये आपको मिला 2015 में सीएसओ के माध्यम से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ये सीएसओ है ना, इसमें क्या बदलाव आए हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा हम
ले जाते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास में, है ना। ऐसे अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रीय आय सबसे पहले हिसामुद्दीन ने फिरोज तुगलक के समय में निकाली थी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपने मॉडर्न इंडिया में देखें तो सबसे पहले इसे दादा भाई नौरोजी ने 1868 में निकाला था, है ना, 1868 में। लेकिन इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से नहीं उन्होंने प्रूव किया था। वैज्ञानिक तरीके से 1925 से 1929 के दौरान, है ना, इसकी जो गणना है ना, वो राव ने की थी, है ना, GVK राव ने की थी 1925 से 29 के बीच में, है ना। तो ये जो GRV राव हैं इनके द्वारा की गई थी। और इसके बाद जो INC का हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, है ना, उसमें नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, है ना। उसने इसको कोशिश की थी जानने की। फिर 1948-49 में हमारे कमर्शियल जो मिनिस्ट्री है, वाणिज्य मंत्रालय है, उसने राष्ट्रीय आय निकाली थी। लेकिन 1949 में जो एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका उल्लेख आप आगे भी सुनेंगे, है ना, वो महालनोबिस, तो प्रोफेसर महालनोबिस ने एक नेशनल इनकम कमेटी उनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी और उसने सबसे पहले NSS, है ना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श जो नेशनल सैंपल सर्वे है, सर्वेक्षण है ना, NSS, इसका गठन 1950 में किया था उन्हीं की रिकमेंडेशन पर। और उसी तरह से फिर CSO अस्तित्व में आया था 1951 में, ठीक है। फिर जो NSS था वो 1971 में NSSO हो गया। पहले क्या था ये NSS, फिर यही क्या बन गया NSSO। कब? 1971 में। ये है 1950 में, ठीक है ना। फिर इसी का साथ, है ना, और CSO क्या हुआ? CSO हो गया आपका 1951 में, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ है कि मई 2019 में इस NSSO और CSO, है ना, इनको मिला करके, इन दोनों जो चीजें हैं इनको मिला करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO बना दिया गया है, ना? इसको बनाने का निर्णय किया गया है। कब? 2019 में, है ना। तो इसलिए आपको ये थोड़ा विकास क्रम भी ध्यान रखना है कि जो CSO नेशनल इनकम निकालता है वो CSO 1951 में था। ये चलते चलते अल्टीमेटली NSO के साथ, NSSO के साथ मिल गया। NSSO की जो का इतिहास है वो 1950 से शुरू होता है महालनोबिस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, और फिर फाइनली 2019 में इन दोनों को मिलाने का निर्णय कर लिया गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट बातें हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है ना। वो परंपरागत रूप से जो लोग पढ़ते रहते हैं उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं वो करंट ओरिएंटेड होते हैं और ऐसे सवालों के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा अतिरिक्त तैयारी करनी होती है ना। इसी कारण से हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। अब हम इस चीज को अंतिम लेवल पे ले जाते हैं। वो ये ले जाते हैं कि पहले की आय के जो कैलकुलेशन होता था, यानी जो तो हमारे पास NNP फैक्टर प्राइस का जो तरीका था, है ना, इसमें और अब जो GVA प्रणाली है, इन दोनों के बेसिक अंतर आखिर ये क्यों लाया गया। तो एक कारण तो हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि यूनाइटेड नेशन जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ना, उसके साथ जोड़ने के लिए ऐसा किया गया, यानी ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त फार्मूला है GVA का, है ना, जबकि ये तो सिर्फ भारतीय फार्मूला था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसके अंतर्गत जब हम किसी हिस्से को लेते थे तो वहां पर जो RBI डाटा उपलब्ध कराता था इसी पर केवल डिपेंड करते थे। यानी जो उत्पादक इकाइयां हैं, जितनी भी जो प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, वो RBI के डाटा पर आधारित थी। ये कह सकते हैं कि जो पहले की राष्ट्रीय आय थी 2015 से पहले की राष्ट्रीय आय थी वो RBI के डाटा पर आधारित थी। अब जो डाटा प्रोवाइड कराता है वो प्रोवाइड करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, इसके माध्यम से डाटा उपलब्ध होते हैं। तो स्वाभाविक है कि डाटा अब ज्यादा व्यापक और प्रमाणिक माने जाते हैं, ठीक है, उसकी तुलना में ज्यादा और व्यापक हो गई। इसमें और भी चीजें इसमें शामिल कर ली गई। इसी तरह से आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब पहले NNP
फैक्टर प्राइस पर निकाला जाता था तो वहां पर डिप्रिसिएशन शब्द एक आता है ना, और वो अभी हम आपको एक सेकंड में समझा देंगे। तो डिप्रिसिएशन को माइनस करके निकाला जाता था, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है जीवीए प्रणाली में डिप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें डिप्रिसिएशन नहीं निकाला जाता है, बल्कि इसमें जो टैक्स और सब्सिडी है उसका समायोजन किया जाता है। तो जीवीए जो है वो टैक्स और सब्सिडी का जो एडजस्टमेंट है उसका समायोजन है, ये करती है, ना कि एनएनपी की तरह ह्रास निकालती है, क्योंकि ह्रास निकालने में तमाम प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां थी। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है कि आखिर जीवीए को क्यों अपनाया गया सीएसए के द्वारा नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के संदर्भ में। अब हम आपको जो परंपरागत तरीका था वो भी आपको बता दें, ताकि आपको किसी तरह कंफ्यूजन ना हो या किसी तरह के लोगों से आपस में डिस्कशन करने में दिक्कत ना आए। आपको हमने पहले बताया था कि जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर हम इसमें जो शुद्ध विदेशी साधन आय है, क्या जो शुद्ध विदेशी साधन आय यानी नेट फॉरेन फैक्टोरल इनकम है, इसको जब हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? जीएनपी, ठीक है। अब चाहे वो जीएनपी हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, कोई भी हो, अगर कहीं भी जी लगा हुआ है ना, जैसे मान लेते हैं जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जिसमें आपको हमने बताया था कि न केवल भारत में रहने वाले भारतीय बल्कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उनके द्वारा जो आय भेजी गई, इसी को कहा गया ना शुद्ध विदेशी साधन लागत, है ना, इनको मिलाया गया। तो अब जो जीएनपी है, अगर इसमें से हम डिप्रिसिएशन को घटा दें तो हमको क्या मिल जाता है? एनएनपी, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि एनएनपी भी मार्केट प्राइस पर भी हो सकती है, ठीक है, या फिर फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकती है। इन दोनों का अंतर भी आपको हमने क्लियर किया है। मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि जो कीमतें बाजार में चल रही हैं, जिसमें वो टैक्सेस वगैरह जुड़े हैं, और जो फैक्टर प्राइस का मतलब हुआ जो फैक्ट्री की कीमत है, जिसमें स्वाभाविक है कि टैक्स वगैरह नहीं जुड़े हैं, है ना। तो इसलिए जो जब हम जीएनपी से डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो उससे क्या मिल जाता है? हमको एनएनपी मिल जाता है। इसी एनएनपी को जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकाल लेते हैं, है ना, तो एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट में निकालने का तरीका क्या है? एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट में निकालने का तरीका यह है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, बराबर क्या बन जाएगा? बराबर ये बन जाएगा कि जो भी हमारे पास पहले से जीएनपी रही है ना, इस जीएनपी में क्या घटाया हमने? डिप्रिसिएशन घटाया, है ना, और साथ साथ क्या घटा लिया? साथ साथ हमने इसमें से घटा लिया इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, लेकिन इसमें सब्सिडी को जोड़ दिया है ना। ये फॉर्मूला आपका फाइनली बन जाएगा इसका। इसी को पहले नेशनल इनकम के रूप में काउंट किया जाता था। पहले नेशनल इनकम इस तरह से निकाली जाती थी, ठीक है। अब जो नेशनल इनकम है वो आधी लाइन में याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या? जीवीए के आधार पर जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, जीवीए के आधार पर, यानी सारे जीवीए को जोड़ करके, तो सारे जीवीए का जो सभी क्षेत्रों के जीवीए का योगफल, सारे ग्रॉस जो वैल्यू एडेड है उनका योगफल किस पर? एट द कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर पर, उससे जो जीडीपी निकली वास्तव में सिर्फ वही राष्ट्रीय आय है ना। इस तरह से जो एनएनपी वगैरह निकालने के लिए तौर तरीके होते थे, डिप्रिसिएशन निकालो, डिप्रिसिएशन के साथ साथ उसमें कब इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ो, कब घटाओ, इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं है ना। तो जब हम अब जीवीए में किसी प्रकार का भी इनडायरेक्ट टैक्स घटा करके सब्सिडी जोड़ देते हैं तो आराम से निकल के आ जाता है हमारे पास नेशनल इनकम, यानी कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को राष्ट्रीय आय का जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से आप इसके लिए हमारे मेल पर जाएं और हमें थोड़ा अवगत कराएं कि आपको कहाँ समस्या आई, किस तरह की आपकी चीज़ें इकोनॉमी में नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हम निश्चित रूप से आपको समझा करके, और कोशिश हमारी रहेगी कि ये चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो जीवीए के आधार पर जो राष्ट्रीय आय की ये गणना का हमने तरीका बताया, इसी का प्रचलन चल रहा है। अब आपको तथाकथित एनएनपी, डिप्रिसिएशन, इस तरह की शब्दावलियों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी तरह के सरल लेकिन बहुत ही गहन ढंग से विश्लेषण करते हुए हम आपको चलेंगे, क्योंकि सरलता का मतलब ये नहीं है कि बात को अधूरा छोड़ दिया जाए।
है ना, आपको समझ में आ जाए, इसके लिए हम ऐसी शब्दावलियां या ऐसी चीज़ों को हाशिए पर डाल दें जो वास्तव में आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि आप हमारे चैनल को बहुत लाइक करें, इसके लिए हम आपको इतना सरल भी नहीं स्पष्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे शब्द सरल रहें, लेकिन सारी चीज़ें आपके पास आनी चाहिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं और उसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए उपयोगी हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि हम शब्दों को सरल करेंगे, अंग्रेजी हिंदी के सारी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करेंगे ना, तो इस पर थोड़ा सा धैर्य रख करके और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएंगे, और सिर्फ ये जो भी 20-25 मिनट के ये वीडियोज़ होते हैं, अगर इनको देख लेंगे तो स्वाभाविक है कि इस पर आपने घंटों बर्बाद किया है ना, और आगे हो सकता है करें। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, कम से कम आपको हमारे साथ, है ना, इसी में हमारी सार्थकता है। अब इसके बाद आपके ऊपर है कि ये आपको कितना समझ में आया और आप इसको कितना विस्तारित करेंगे, कितना लोगों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ अभी तो शुरू हुई है। थैंक यू।